स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल डीसी एकेडमी में। और आज हम सब कुछ अच्छे चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये हमारा चैप्टर 2 है और इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इन फ्लावरिंग जो प्लांट है ना, इसमें पढ़ना है सिर्फ फ्लावर के बारे में। किसके बारे में? फ्लावर के बारे में। और हम पहले फ्लावर के पार्ट पढ़ेंगे, मेल के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे और फीमेल पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो ज़रूर लाइक करें और ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे मैं बाद में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है ना? और आप ज़रूर इस बॉक्स में कमेंट करेंगे व्हाट इज़ फ्लावर। आपको फ्लावर का डेफिनेशन बताना है कमेंट बॉक्स में कि आप फ्लावर से क्या समझते हैं, व्हाट इज़ फ्लावर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में अच्छे से पढ़ना, और आशा करूँगा मैं आपको अच्छे से समझाने की और आपको समझ में आएगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि आपको समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम और चीज़ें पढ़ने की बात करेंगे ना, तो ये जो देखिए टॉपिक लिखा है 2.1 लिखा है ना, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 एंड 2.5 ये टॉपिक लिखा है। तो 2.1 जो टॉपिक है इसमें पढ़ना है फ्लावर ऑफ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि फ्लावर क्या है। एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है एंजियोस्पर्म का। जैसे होता है ना कि इंसान का, जैसे स्त्री होती है उनका जो चीज़ होता है उनके बॉडी में गहना है ना, तो गहने पहनने से उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है, होता नहीं? तो मतलब कि जो फ्लावर एक सजावटी यंत्र है एंजियोस्पर्म का, जिसकी वजह से उनकी खूबसूरती बढ़ जाती है, राइट। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब कि फर्टिलाइजेशन के पहले जो इवेंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? प्री फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? अब भाई मेल और फीमेल इनमें जब मिलेंगे तो डबल फर्टिलाइजेशन होगा। वो कैसे होगा हम आपको पढ़ाएंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इसका मतलब कि हमें फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सा इवेंट होता है उसे बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक। उसके बाद पढ़ेंगे एपोमिक्सिस और इससे पढ़ेंगे पोलियो एम्ब्रियोनी। इतनी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ये पूरा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। तो चलिए उन्हीं के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं बात करूँगा ना, देखिए एक मैंने हेडलाइन करा है, बहुत अच्छी टॉपिक है। देखिए लिखा गया है ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब हुआ कि जितने भी प्लांट होंगे ना जिनके पास फूल होगा ना, वो क्या करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्वेश्चन बनता है ट्रू और फॉल्स का। तो अब क्या बोलोगे? ये क्या हुआ? ट्रू हो गया। इसको आप याद रखोगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो इसमें देखिए लिखा गया है कि फ्लावर ऑफ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म, ये ट्रू है या फॉल्स है? अब बोलोगे ये ट्रू है। जो फ्लावर है ये एंजियोस्पर्म का फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो अगर मैं बात करूँगा ना और आगे की, तो बोलेंगे फ्लावर और ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस और कल्चरल वैल्यू का, ठीक है ना। तो हमने कहा कि इसका सीधा सा मतलब है कि जो फ्लावर होता है ना, हम सजावट के लिए यूज़ करते हैं। लोगों को फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद होता है, पूजा पाठ में यूज़ करते हैं। और कल्चरल वैल्यू, इसका मतलब जब शादी हो या विवाह हो या पूजा पाठ हो, उसमें इस फ्लावर का बहुत ज़्यादा योग होता है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, लेकिन मैंने इसको बताया इसलिए ताकि आपको पता तो चले। और फ्लावर की वजह से हमें लव जैसी चीज़ों में, जैसे फूल तुम्हें भेजा है खत में, तो फूल तुम्हें खेत में भेजा है, तो इन सब चीज़ों में लव में भी इसका काम आता है, अफेक्शन में भी इसका काम आता है और हैप्पीनेस में भी काम आता है। बहुत जगह यूज होता है। इनके बारे में हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है। इसका मतलब फ्लावर बहुत जगह इसका यूज होता है, आपने देखा भी होगा, ठीक। तो आगे चलते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, फ्लावर के स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है ना।
तो अगर आप फ्लावर की बात करोगे ना, तो फ्लावर के पास 5 वर्ल होते हैं, ठीक है ना, जिसमें सबको 5 वर्ल नहीं 4 वर्ल होते हैं, जिसमें पढ़ना क्या है, जो ग्रीन वाला पार्ट होता है ना, ग्रीन वाला पार्ट उसको बोलते हैं सीपल, ठीक, और जो कलरफुल पार्ट होता है ना उसको बोलते हैं पीटल। ये देखिए कलरफुल पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे पीटल। और मेल पार्ट है ना जो फ्लावर का, उसको बोलते हैं हम, ये देखिए ये मेल पार्ट है, इसको बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं? स्टेमन। ये स्टेमन है, और ये स्टेमन 2 पार्ट से बना होता है। इसमें देखिए लिखा गया है, एक है एंथर और ये है एक फिलामेंट, ठीक है ना, एक एंथर और एक फिलामेंट है। तो स्टेमन 2 पार्ट से बना होता है, एंथर से और फिलामेंट से। हाँ जी। उसके बाद हमारा आएगा फीमेल पार्ट। तो फीमेल पार्ट 3 पार्ट से बना, तो ये देखिए पूरा ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये फीमेल पार्ट है। तो जो फीमेल पार्ट है ना इसको बोलते हैं कार्पल। क्या बोलते हैं? कार्पल, ठीक है ना। जो कार्पल होता है वो 3 पार्ट से बना होता है, स्टेगमा, और ये बीच में रहा स्टाइल, ये जो है ना इसको स्टाइल बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या हम? इसको स्टाइल बोलते हैं। और ये लास्ट वाला क्या होता है? ओवरी होता है। तो आप कह सकते हैं जो कार्पल होता है 3 पार्ट से बना होता है, ठीक है ना, स्टेगमा, स्टाइल और ओवरी। ये समझ में आया आपको ना? तो डायग्राम अभी इसको मैं बाद में और बता दूंगा, एक्स्ट्रा बताऊंगा आपको डायग्राम। तो अभी कोई ये नहीं है टेंशन लेने की, जैसा डायग्राम क्या ही याद करेंगे, इसके आगे हम और याद करेंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि फ्लावर आर मार्फोलॉजिकली एंड एम्ब्रियोलॉजिकली मार्वल्स एट द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। इसमें बताया जा रहा है कि जो फ्लावर होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साइट है, मार्फोलॉजिकली और एम्ब्रियोलॉजिकली दोनों में। मार्फोलॉजी मतलब ऊपर से कैसा दिख रहा है, एम्ब्रियोलॉजिकली मतलब इन्हीं में फॉर्मेशन होता है, इन्हीं में बच्चा बनता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे, ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा। असर्शन का क्वेश्चन है नीट में, तो आप बोलेंगे ये ट्रू है। तो फ्लावर मार्फोलॉजिकली और एम्ब्रियोलॉजिकली मार्बल होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये क्वेश्चन बनेगा नहीं इसमें, जैसे बोर्ड वाले क्वेश्चन नहीं बनते, ट्रू फॉल्स याद रखिएगा। बाकी बोर्ड के जहाँ क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बताते चलूँगा, लेकिन ये आप चीज़ों को याद रखना होगा। फ्लावर मार्फोलॉजिकली और एम्ब्रियोलॉजिकली साइट है रिप्रोडक्शन के, ठीक है ना। चलिए अब हम पढ़ेंगे एक चीज़ और छोटी सी, यही इसका मेन यही है। तो बोलेंगे इन द फ्लावर, फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, जिनका नाम होता है एंड्रोसियम और जिनका नाम होता है गाइनोसियम। ये डिफ्रेंशिएट होते हैं और डेवलप होते हैं। एंड्रोसियम किससे बना है? उसका नाम है स्टेमन। क्या नाम है? स्टेमन नाम है जिस चीज़ से बना है। और गाइनोसियम जिससे बना है ना उसका नाम है कार्पल। उसका नाम क्या है? कार्पल नाम है। इसका मतलब ग्रुप ऑफ कार्पल को हम क्या बोलेंगे? गाइनोसियम। सॉरी, ग्रुप ऑफ कार्पल को क्या बोलेंगे? गाइनोसियम, सही है। एंड ग्रुप ऑफ स्टेमन क्यों बोलेंगे? एंड्रोसियम। इसका मतलब जब ढेर सारे स्टेमन जुड़ते हैं एक साथ ना तो क्या बनता है? एंड्रोसियम। और जब ढेर सारे कार्पल जुड़ते हैं ना तो क्या बनता है? गाइनोसियम बनता है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ी कुछ चीज़ें पढ़ते हैं जो मेन चीज़ें। अब यहाँ से हमें पूरा डिस्क्रिप्टिव लेके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं डिस्क्रिप्टिव। तो कह रहा है स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन ग्रेन के बारे में आज हम जिक्र करने वाले हैं। और इस टॉपिक में हम आज इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा अगर ज़्यादा मैं पढ़ाऊंगा तो वो समझ में आने वाला नहीं, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको ले चलता हूँ डायग्राम पे। अगर आप डायग्राम समझ लेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। पहले हम कहाँ चलेंगे? डायग्राम पे चलेंगे। अगर डायग्राम आप समझ जाते हैं तो कोई बड़ी बात होने वाली आपको नहीं है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूं तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। चलिए अब देखिए ये जो मेल पार्ट है, ये फ्लावर का मेल पार्ट है, इसका नाम पूरा है स्टेमन। क्या नाम है? इसका नाम है स्टेमन। और ये स्टेमन जो होता है 2 पार्ट से बना होता है। एक जो बाइलोड शेप होता है ना उसको बोलते हैं एंथर, और जो फिलामेंट है उसको बोलते हैं, जो स्टॉक शेप है उसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है ना। अगर इसको मैं जूम करूं और फाड़ूं तो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसको स्टेमन को हम डाइथिकस बोलते हैं। डाइथिकस मतलब एक थीका ये है और एक थीका ये है, ठीक है ना। इसको बाइलोड बोलते हैं। तो एक थीका के अंदर क्या होता है? 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। कितने? 2। तो पूरे स्टेमन के अंदर कितने होंगे? 4 होंगे ना, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। तो एक थीका के अंदर कितने? 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। देखिए एक यहाँ एक यहाँ है, तो पूरे के अंदर कितने होंगे? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया एक यहाँ है। और उसी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनता है? पोलन ग्रेन बनता है। ये चीज़ें समझने के लिए हम चलिए पढ़ लेते हैं।
आइए इस चीज़ को समझते हैं। अगर हम बात करेंगे स्टेमन की, तो ये लॉन्ग होता है, सिलेंडर होता है, और इसके स्टॉक को बोलते हैं फिलामेंट, मैंने बताया, और इसके टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंथर, याद रखेंगे, ठीक है ना। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंथर। इसके बाद तो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट, तो कह रहा फिलामेंट की जो प्रॉक्सिमल एंड होता है ना, वो थैलेमस से अटैच होता है या पीटल ऑफ फ्लावर के अटैच होता है। तो प्रॉक्सिमल एंड होता है फिलामेंट का भाई। अब प्रॉक्सिमल एंड कहाँ होगा, प्रॉक्सिमल एंड कहाँ होगा, ये देखिए ये फिलामेंट है, ये जो फिलामेंट है ना, ये फिलामेंट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ थैलेमस बनता है, ठीक है ना, और यहीं पे बनता है हमारा पीटल सेपल। तो प्रॉक्सिमल एंड जो होता है स्टेमन का, वो किससे अटैच हो, या तो पीटल से या तो थैलेमस से, दोनों से अटैच होता है। आइए अब कह रहा है कि द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और पीटल ऑफ द फ्लावर। तो बोलेंगे कि जो फिलामेंट होता है ना, वो या तो थैलेमस से जुड़ा रहेगा या तो फ्लावर या तो पीटल से जुड़ा रहेगा, उसके ऊपर मर्जी है, ठीक। अब आगे चलते हैं। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन द फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ये बात आप याद रखेंगे कि जो नंबर होता है और लेंथ होगा, इससे मतलब स्टेमन कितने होंगे और कितने बड़े होंगे, वो हर फ्लावर में अलग अलग होता है, उस पर कोई मतलब फिक्स नहीं है कि मतलब कि इतने होंगे। तो नंबर मतलब कितने होंगे स्टेमन, और लेंथ मतलब कितना बड़ा होगा, ये हर फ्लावर में क्या होता है, अलग अलग होता है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अब जो मेन पॉइंट देखिए लिखा गया है, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म इज एंथर इज बाइलोब विथ ईच लोब हैव टू थीका, दिस इज कॉल्ड डाइथीकस, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है और उसके अंदर 2 थीका होते हैं, डाइथीकस होता है, ठीक है ना। समझ में आया ना, ये बात नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए डाइथीकस है, तो हमने कहा ये एंथर है ना, ये बाइलोब्ड है, एक लोब ये है, एक लोब ये है, और इसके अंदर क्या है, 2 थीकस है, ठीक है ना। एक थीका ये और एक थीका ये, समझ में आया ना, इस बात को आप याद रखेंगे। तो इसमें कह रहा है कि the bilobed nature of the anther is very distinct in transverse section of the anther. The anther is 4-sided tetragonal structure consisting of 4 microsporidia located at the corner of 2 innate lobe. ये क्या कह रहा है, इसका मतलब ये होता है, मैं इसको आपको समझा रहा हूँ छोटे में, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि जो एंथर होता है ना, वो बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड का मतलब होता है एक लोब ये एक लोब ये, तो कह रहा है कि इसमें जो एंथर होता है बाइलोब्ड होता है, ठीक है ना। ये 4 साइडेड होता है, मतलब कि टेट्रागोनल मतलब एक माइक्रोस्पोरिया यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो मिला के कितना हो गया, 4। इसका मतलब एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरिया होते हैं जो ईच लोब में प्रेजेंट होते हैं, तो 2 ही लोब होता है। इसका मतलब तो बोलेंगे एक लोब में कितना माइक्रोस्पोरिया, 2, एक लोब के अंदर कितना माइक्रोस्पोरिया, 2, तो एक लोब के अंदर कितना होगा, 2 माइक्रोस्पोरिया, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। इस बात को आप याद रखेंगे। इसके बाद कह रहा है कि जो माइक्रोस्पोरिया होता है ना, इसके अंदर क्या डेवलप होता है, पोलन सैक, और ये एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली, हाँ, ऑल थ्रू द लेंथ एंड एंथर एंड पैक्ड विद इन द पोलन ग्रेन। तो कह रहे ये क्या करता है, पोलन ग्रेन को पैक्ड कर लेता है, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना होगा। तो हमने अभी क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जो स्टेमन होता है ना, जो स्टेमन होता है, हमने ये सीखा कि जो स्टेमन होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट, ठीक है ना। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है ना। अगर एंथर की हम बात करेंगे ना, एंथर की जो स्टेमन का पार्ट है, तो ये होता है बाइलोब्ड, क्या होता है, बाइलोब्ड होता है। और बाइलोब्ड का मतलब हुआ एक लोब के अंदर कितने माइक्रोस्पोरिया, 2 माइक्रोस्पोरिया, और एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरिया। माइक्रोस्पोरिया क्या है, माइक्रोस्पोरिया का ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे मेल गैमीट को पाला जाता है, ठीक है ना। और 2 यहाँ, इसको मिला कितना बोलेंगे, 4 माइक्रोस्पोरिया हो जाता है। तो आपसे पूछेगा कि अगर एक एंथर सिर्फ यूनिलोब्ड हो तो इसमें कितने माइक्रोस्पोरिया होंगे, तो बोलेंगे 2। अगर बाइलोब्ड तो कितने माइक्रोस्पोरिया होंगे, 4। इसको आपको याद रखना है। चलिए
अब हम आगे चले। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोंजिया की बात करेंगे। जब ये आगे डायग्राम में दिया गया है कि अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं ना तो माइक्रोस्पोंजिया सर्कुलर इन आउटलाइन में आता है, गोल में आता है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि ये जनरली सराउंड होता 4 वॉल लेयर्स, ठीक है ना। पहले का नाम है एपिडर्मिस, दूसरे उसके नीचे वाले का एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर और लास्ट वाले का नाम है टेप्टम। तो आपसे पूछेगा कि जो एंथर होता है उसकी कितनी लेयर होती है। तो अगर हम एंथर को कट करेगा इसका मतलब हमने भी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो एंथर है मेल पार्ट है फ्लावर का, और जो एंथर होता है ना दो पार्ट से मिलकर बना है। जो स्टेमन होता है मेल पार्ट का होता है, मेल पार्ट होता है फ्लावर का, और ये बना होता है 2 लोब से मिलकर एंथर और फिलामेंट से। और एंथर की बात हमने करा तो एंथर जो होता है बायलोब शेप होता है। बायलोब मतलब एक लोब इधर एक लोब उधर, और एक लोब में 2 माइक्रोस्पोंजिया होते हैं। तो 2 लोब है तो 4 माइक्रोस्पोंजिया होंगे। तो उन्हीं माइक्रोस्पोंजिया को हम जूम करेंगे तो माइक्रोस्पोंजिया के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर मैं माइक्रोस्पोंजियम क्या है, माइक्रोस्पोंजियम के अंदर पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। तो बोला माइक्रोस्पोंजिया क्या है बताइए हमको। उसने कहा कि माइक्रोस्पोंजिया की बात करेंगे ना तो इसके पास 4 लेयर होता है, ये 4 लेयर से घिरा होता है। एक का नाम है एपिडर्मिस, दूसरे का नाम एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम। तो ऊपर वाली एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीसियम, उसके बाद मिडिल लेयर, उसके बाद टेप्टम। में आया हो। उसके बाद क्या होगा तो बोलेंगे द आउटर 3 लेयर परफॉर्म फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज ऑफ पोलन। तो कह रहा है कि जो आउटर 3 होती जैसे एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये जो तीनों होती हैं इनका एक ही काम है प्रोटेक्शन करना और हेल्प इन डेसेंस। डेसेंस मतलब जब वो पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है ना तो एंथर फटता है। तो जब फटेगा तो उनमें मदद करेगा एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है कि द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज कॉल्ड टेप्टम। जो टेप्टम है इससे बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। इट नरिश द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। ये क्या करता है, जो पोलन ग्रेन बन रहा है ना उसको भोजन प्रोवाइड करता है, उसको नरिश करता है। सेल ऑफ द टेप्टम पॉजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली है मोर देन 1 न्यूक्लियस। तो कह रहा है कि टेप्टम की एक खास बात है कि टेप्टम के पास बहुत घना साइटोप्लाज्म होता है और इसके पास मोर देन न्यूक्लियस होता है। इस बात को आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद कह रहा है कि व्हेन एंथर इज यंग, जब एंथर बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है ना, तो इसके पास ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्ट अरेंज होमोजीनियस सेल्स आ जाते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू, और ये ऑक्युपाई करते हैं सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोंजिया। तो हम सीधे कह सकते हैं कि माइक्रोस्पोंजियम के अंदर जब एंथर यंग हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसके अंदर होमोजीनियस सेल्स आते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू, और ये माइक्रोस्पोंजियम के सेंटर में होता है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। अगर हम माइक्रोस्पोरोजेंसिस की बात करेंगे ना तो हम बोलेंगे कि जो सेल होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू के, इनके तरफ माइटोटिक डिवीजन होता है और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है। टेट्राड मतलब ऐसे ये 4 बनेंगे, ऐसे जुड़े रहेंगे ऐसे करके, ये टेट्राड। अब समझ में आया ना, चलिए इसी को समझ लें। तो माइक्रोस्पोरोजेंसिस क्या होता है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू में होता है माइटोटिक डिवीजन के दौरान। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें। और टेट्राड क्या होता है आप इसका डेफिनेशन जरूर बताएंगे। आप टेट्राड कहीं भी ढूंढ के बताएंगे गूगल से, कहीं भी व्हाट इज मीन्स ऑफ टेट्राड, या आपका क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर आना चाहिए। तो चलिए हम और आगे पढ़ लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, तभी जब भी हम वीडियो को अपलोड करें ना तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, ठीक है ना। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। जो मैंने आपको पढ़ाया ना ये डायग्राम में आपको समझा देते हैं। ये जो डायग्राम है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र होता है, ठीक। ये जो डायग्राम है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हम आपको पढ़ाएंगे भी, आपको समझाएंगे भी। तो अब मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। देखिए
मैंने कहा था कि जो एंथर होता है ना, एंथर, मैंने कहा था जो एंथर होता है उसके पास वो बाइलोड होता है। तो मैंने कहा था, अभी सुनिएगा, ये पूरा एंथर का पार्ट बेसिक बता रहा हूँ। एंथर किसका पार्ट है? स्टेमन का। कैसा होता है? बाइलोड। तो बाइलोड मतलब दो लोब, एक लोब इधर और एक लोब इधर, और दो लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया? दो। एक माइक्रोस्पोरेंजिया ये और एक मैक्रोस्पोरेंजिया ये, एक मैक्रोस्पोरेंजिया ये और एक मैक्रोस्पोरेंजिया ये, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया, तो 2 लोब थे। अब चलिए, अब इसमें कहा कि जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, जैसे हमने कहा ये, इसको अगर मैं जूम करूं तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन उसके पहले और कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि जो एंथर है ना, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, और ऊपर वाले को बोलते हैं, एंथर के ऊपर के लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस। उसके बाद होता है एंडोथेलियम, उसके बाद होता है स्पोरोजेनिक टिश्यू। ये देखिए स्पोरोजेनिक टिश्यू है जिसमें माइटोटिक डिवीजन होगा, और ये रहा टेप्टम। ठीक है ना, आप टेप्टम को याद रखेंगे। तो इस स्पोरोजेनिक टिश्यू टेप्टम के नीचे होता है, स्पोरोजेनिक टिश्यू टेप्टम के नीचे होता है। तो ये देखिए आपका मिडिल लेयर है। तो अगर मैं इसी को जूम करूँ, इतने पार्ट को मैं जूम करूँ, इतने पार्ट को जूम करूँगा तो ये मिल जाएगा। तो इसी को मैं समझ लेता हूँ। ठीक है ना। अब मैं कहा कि एंथर की जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसके आउटर लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस, और इसको बोलते हैं नीचे वाली को एंडोथेलियम, उसको बोलते हैं मिडिल लेयर। ये तीनों का काम है सिर्फ प्रोटेक्शन करना। क्या काम है इनका? काम है सिर्फ प्रोटेक्शन करना। ये सिर्फ करेंगे प्रोटेक्शन का काम। और उसके बाद हम पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर देखिए मदर सेल है, और उसके बाद ये देखिए टेप्टम। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है? मियोसिस, और जिसके वजह से माइक्रोस्पोर बनता है, और उसी को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये डायग्राम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। ठीक, अब आगे हम चलते हैं। जब एंथर मैच्योर हो जाता है ना, जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो यहाँ क्या होगा? ये लेयर इसकी जाती है फट, इसी को बोलते हैं डेहिसेंस। क्या बोलते हैं? डेहिसेंस बोलते हैं। देखिए पोलन ग्रेन है, ये सारे पोलन ग्रेन यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये डेहिसेंस ऑफ एंथर दिखाया जा रहा है। चलिए, अब हम इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करेंगे ना, each cell of sporogenous tissue is capable to rise to a microspore tetrad। तो कह रहे हैं कि स्पोरोजेनिक टिश्यू वो था जिसके अंदर होमोजेनस सेल थे, और उसको हमने स्पोरोजेनिक टिश्यू बोला था। उसके अंदर डिवीजन होगा माइटोटिक, उसके बाद उसके डिवीजन होने से क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो इसमें बताया गया कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा माइक्रोस्पोर का बनना होता है। पोलर मदर सेल्स उसको बोलते हैं पीएमसी, मियोसिस करा के उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ होता है? स्पोरोजेनस टिश्यू में होता है। और इसका मतलब क्या होता है? सिंपली कि एक ऐसा द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलर मदर सेल पीएमसी थ्रू द मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मैं इसको हिंदी में समझा देता हूँ आपको कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक ऐसा फिनोमिनन है ना, जिसमें क्या होता है? पोलर मदर सेल से क्या बनता है? माइक्रोस्पोर, और किसके दौरान? मियोसिस करा के। अगर मियोसिस होगा तभी ये बनने वाला है भाई, नहीं तो बनने वाला नहीं। आगे चलते हैं। जो माइक्रोस्पोर होता है ना, ये अरेंज होते हैं क्लस्टर ऑफ 4 सेल नोन एज माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है ना। जैसे हमने कहा, मान लीजिए माइक्रोस्पोर मदर सेल है। अब इनके अंदर क्या होगा? मियोसिस। तो जब इनके अंदर मियोसिस होगा ना, तो इनसे जो सेल बनेंगे ना वो 4 ही बनेंगे। ठीक है ना। ये माइक्रोस्पोर 4 बनेंगे, क्लस्टर में, इसको बोलेंगे टेट्राड। क्या बोलेंगे? टेट्राड। तो बोलेंगे कि जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है ना, जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है ना, तो क्या होता है? माइक्रोस्पोर तो बनते हैं मियोसिस करा के, लेकिन जब वो बनते हैं तो क्लस्टर हो जाते हैं 4 सेल में, 4 सेल एक साथ जुड़ जाते हैं, और उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। अगर हम बात करेंगे एंथर की, जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये डिहाइड्रेट करेगा माइक्रोस्पोर को। तो माइक्रोस्पोर इसमें डिसोसिएट करेंगे ईच अदर से और डेवलप इनटू द पोलन ग्रेन। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें कह रहा है कि जब एंथर बड़ा हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा ना, तो जो ये माइक्रोस्पोर एक साथ चिपके थे
चिपके थे कि नहीं चिपके थे, टेट्राड बनाए थे, तो ये सब क्या होंगे, ये अलग चारों हो जाएंगे, ठीक है ना। जब ये अलग हो जाएंगे तो इसमें कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, ये पोलन ग्रेन में, किसमें, पोलन ग्रेन में, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखेंगे। इसके बाद क्या हुआ, ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन आर फॉर्म दैट आर रिलीज इनटू द डेसेंस ऑफ एंथर। जिसमें कह रहा है कि जितने भी माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं ना, इनके अंदर 1000 माइक्रोस्पोर बनते हैं, बहुत सारे हजारों में माइक्रोस्पोर बनते हैं, जिसको बोलते हैं पोलन ग्रेन। तो आप याद रखेंगे, अगर पोलन ग्रेन बोल रहा है उसका मतलब माइक्रोस्पोर ही होता है, और वो सब एंथर से बाहर चले जाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर हम आगे चलें तो हम बोल सकते हैं कि जो पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ते हैं, पोलन ग्रेन आर रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। तो आपसे पूछेगा मेल गैमेटोफाइट कौन है, पोलन ग्रेन है। और अगर हम बात करें हाइबिस्कस की, तो इसमें आप देखना वो सफ़ेद सफ़ेद फूल होते हैं, तो ऐसे अगर आप ऐसे हाथ पे उसके करोगे ना तो सारे ऐसे झड़ जाते हैं, ठीक है ना, वही होता है। तो कह रहा है कि जब हाइबिस्कस में अगर आपके हाथ के ऊपर हाइबिस्कस फूल को से झाड़ो ना, तो आपके हाथ के ऊपर डिपोजिशन होता है एलोइस पाउडर पोलन ग्रेन का, और उसी को बोलते हैं पोलन ग्रेन, जो एलोलो हो जाता है, ठीक है ना। तो इनको हम ये ज़्यादा पढ़ना नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं, हम चलिए आगे चलते हैं। तो पोलन ग्रेन बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है ना। ये भी पोलन ग्रेन है, ये भी पोलन ग्रेन है, ये भी पोलन ग्रेन है। तो पोलन ग्रेन की साइज अलग अलग होते हैं, वेरी करते हैं, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक जैसे वो नहीं होते हैं, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं आगे। पोलन ग्रेन आर जनरली स्पेरिकल एंड मेजरिंग अबाउट 25 to 5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। जो पोलन ग्रेन होता है ना, 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इसके पास 2 लेयर होता है, आउटर का नाम है एक्जाइन और इनर का नाम है इंटाइन। तो एक्जाइन के बारे में आज हम इतना ही पढ़ेंगे कि जो पोलन ग्रेन का आउटर लेयर होता है उसे एक्जाइन बोलते हैं। ये स्पोरोपोलिन नामक सब्सटेंस से बना होता है, ये मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये बात याद रखेंगे। और ये हाई टेम्परेचर भी स्टैंड हो सकता है स्पोरोपोलिन। इसके पास स्ट्रॉन्ग एसिड का और अल्कलाई का कोई असर नहीं पड़ता, इससे कोई एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकती स्पोरोपोलिन को। समझ में आया ना। तो इसीलिए आपको याद रखना होगा कि जो पोलन ग्रेन है ना, ये इसका जो आउटर लेयर है उसको एक्जाइन बोलते हैं, ठीक है ना। और एक्जाइन के नाते इस एक्जाइन जो हो वो किस चीज़ से बना होता है, स्पोरोपोलिन नामक चीज़ से बना होता है। और ये मोस्ट रेजिस्टेंस होता है पोलन ग्रेन, इसीलिए कि मतलब कि पोलन ग्रेन अगर कहीं भी पड़ा हो तो वो ख़राब नहीं होगा, वो ऐसे पड़े पड़े रह जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा लेंथी हमें वीडियो नहीं बनानी है। तो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि टेट्राड क्या होता है, उसका आप लोग डेफिनेशन बताएंगे, व्हाट इज मीन्स ऑफ टेट्राड, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और बताएंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ क्लोन। ये दोनों आपको आंसर बताने हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उसी बूस्टिंग लेक्चर के साथ। थैंक यू। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और आसानी से पढ़ते रहिए।